गुड मॉर्निंग। नाइन्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, आज हम सामाजिक विज्ञान में अध्याय 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद पढ़ेंगे। अब आप सभी जानते हैं कि वनों से हमें बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अपने स्कूल और घरों के चारों ओर जब हम नज़र दौड़ाकर देखते हैं तो सभी वस्तुएं हमें जानी पहचानी लगती है और हमें ये भी पता है कि ये वस्तुएं हमें कहाँ से प्राप्त होती है। जैसे किताब का कागज़, मेज, कुर्सियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ, रंग जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, आपकी टॉफ़ी के सेलफोन रैपर, बीड़ियों के तेंदुपत्ते जिनसे बीड़ी बनती है, गोंद, शहद, कॉफ़ी, चाय, रबड़ इत्यादि। साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है, खाल से चमड़ा बनता है और चर्म शोधक यानी टैनिन या दवाइयों के रूप में इसे इस्तेमाल भी किया जाता है। जड़ी बूटियाँ, इन सबको हम नहीं भूल सकते। जलावन की लकड़ी, बांस, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी, ढेरों दूसरी चीज़ें भी हैं जो जंगलों से ही हमें मिलती है। अब पश्चिमी घाट के जंगलों जैसे अमेज़न, यहाँ पर एक ही टुकड़े में पौधे की कम से कम कितनी 500 प्रजातियाँ मिल जाती है। यह विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही है। इसका कारण क्या है? औद्योगिकरण। देखा गया है कि सन 1700 से लेकर 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9% भाग औद्योगिक इस्तेमाल और खेतीबाड़ी, चरागाहों, ईंधन की लकड़ी को साफ कर दिया गया है। पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे कि वनों का विनाश क्यों हो रहा है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि लगातार बढ़ती आबादी के कारण और खेती का विस्तार के कारण जंगलों को जला दिया जाता है, उन्हें काट दिया जाता है। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वनों के लुप्त होने से क्या हो रहा है? वन का विनाश हो रहा है और इसी को वन विनाश भी कहा जाता है। ये कोई नई समस्या नहीं है हमारे लिए। वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही है, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसे ज़्यादा अधिक महत्व दिया गया है। अब इसमें ज़मीन की बेहतरी का क्या बताया है कि 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती है। आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, खाद्य पदार्थों की मांग भी में वृद्धि होती गई। वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं, कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। इसलिए आज से उन्हें ज़्यादा क्या बढ़ गई, उनकी मांग बन गई और इजाफा हुआ उसमें। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पाद समझा और कई हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उसे राजस्व और कृषि के उत्पादों के लिए पैदा किया जाने लगा। इस तरह राज्य की आय में क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। 1880 से 1920 के बीच क्या हुआ? खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई, मतलब 67 लाख हेक्टेयर की क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ज़मीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है, जंगल को नष्ट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ये छोटा नागपुर का है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? जंगलों से साल के तनों को ही साफ किया जा रहा है। 19वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड में बतूल यानी ओक के जंगल लुप्त होने लगे और इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किलें खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे? 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा व अन्वेषण करने के लिए भेजे गए और एक दशक के भीतर ही बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान में निर्यात होने लगा और हिंदुस्तान से उसका क्या होने लगा? निर्यात। फिर रेल लाइनों का जब प्रसार हुआ तो लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी गई। ये कब की बात है? सन 1850 की। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी और इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी।
और 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। भारत में रेल लाइनों का जाल बिछ गया था, फैल गया था। 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी और 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। इसकी तादाद बढ़ने लगी और बड़ी तादाद में पेड़ों की कटाई भी होने लगी। मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए और इनके लिए सरकार ने क्या कर दिया गया, निजी ठेकेदारों को रख दिया गया जो ये काम करते थे। देखो किस तरह से यहाँ पर हाथी के जरिए क्या किया जा रहा है, लकड़ी को गोदाम तक ले जाया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत कैसे हुई। अंग्रेज़ों को जंगलों की ज़रूरत थी और इसके लिए उन्होंने क्या किया, स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग और व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने डायट्रिच ब्रेडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया। ब्रेडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी और वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। तो फिर क्या किया गया, पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर क्या लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई और जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित कर दिया गया। इस तंत्र की अवमानना करने पर पेड़ काटने वालों को क्या करना, उनको सजा दी जाने लगी और भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई। कब की गई है, 1864 में। और 65 में क्या हुआ, भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने का सहयोग दिया गया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में की गई, जिसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया। लेकिन आज परिस्थिति की विशेषज्ञों सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। इसकी जगह सीधी पंक्ति में एक हिस्से की ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए और इन्हें बागान के नाम से जाना गया। इन्हें क्या नाम दिया गया, बागान। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया और विभिन्न किस्म के पेड़ वाले क्षेत्रों की नाप जोख की और इस वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई गई। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाते थे ताकि कुछ ही वर्षों में फिर से क्या हो जाए, वो कटाई के लिए तैयार हो जाए। ये देहरादून का इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल है, देहरादून का, जो भारत में स्थित है। फिर कुछ नियम लागू किए गए, उसका 2 बार संशोधन भी किया गया। फिर उसको 3 श्रेणियों में बांट दिया गया, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। अच्छे जंगलों को आरक्षित वनों के नाम से जाना गया। इससे लोगों के जीवन में बहुत सारा प्रभाव देखने को मिला, जैसे ईंधन, चारे, पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे और वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी कि जहाज़ों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया कराएं। ऐसी लकड़ियाँ जो सख्त, लंबी और सीधी हों। सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट डाली गई। अब यहाँ पर लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती औजार बनाने के लिए किया जाने लगा। बांस से बेहतरीन बाड़े बनाए जा सकते थे। इसका उपयोग छतरी, टोकरी बनाने के लिए भी किया जाता था। सूखे हुए कुम्हड़े की खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जाता था और जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध था। पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दोने बनाए जाते थे, जिनमें क्या होता है, रसोई वगैरह खिलाई जाती थी ना, दोने और पत्तल, वो सब इन पेड़ों से बनाए जाते थे। फिर वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल इकट्ठा करना उनके लिए मुश्किल हो गया था और ये गतिविधियाँ रोज़मर्रा की थी और इस पर गैर कानून बन गई थी। उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा ही नहीं था और उन्होंने धीरे धीरे फिर क्या करने लगे, गैर कानूनी काम करने लगे, लकड़ियाँ चुराकर अपना काम चलाने लगे। वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेतों का एक परंपरागत तरीका है और इसको स्थानीय नाम जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लादिंग,
अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमेन या तावी, श्रीलंका में चेना इसको नाम दिया गया। जबकि हिंदुस्तान में धुमंतु खेती के लिए धया, पेंदा, बेवर, नेवर, झूम, पोडू, खंदात और कुमरी ये स्थानीय नाम दिए गए। 12 से 18 साल तक के लिए पत्ती छोड़ दिया गया और जिन्हें फिर से जंगल पनप जाए। भारत और अफ्रीका में ज्वार, बाजरा, ब्राज़ील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का और फलियां उगाई जाने लगी। इस तरह से यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि कुछ एक सालों के अंतर तक क्या होगा, खेती की जा रही होगी और ऐसी ज़मीन रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगा पाएगी। यहाँ तक आपको इस लेसन को पढ़ना है, समझना है और इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में नोट करना है।